Hey guys, welcome to Kaioshin Capital. This side Janmujay. I hope you are doing well. So हमने कई चीज़ें अभी कवर कर ली हैं। सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल के 5 मेथड, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। तो मैं सोच रहा था आज मैं वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मैं ऑडिट किया और ये इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक हाई रिस्क पॉइंट निकाला है। सो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको आपको बतानी चाहिए, आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। सो आपने सुना होगा फोर क्लोजर चार्जेस बैंक आपसे मांग रहा है। अब इसकी बात कैसे उठी? एक मेरी फ्रेंड है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब वो दुनिया में नहीं रहे। करीब करीब ये 2 महीने पहले की बात है। तो उसके पिताजी ने कोई बैंक से लोन लिया था। ठीक है, बिजनेस के लिए लोन लिया होगा। तो अब वो उनके पास तुरंत कहीं से पैसे आए। कुछ चीज़ें उन्होंने बेची होंगी, अंतिम संस्कार के लिए तो कई चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। तो वो पैसा उन्होंने बोला कि भाई बैंक का जो लोन है, हमने उस पैसे से, हम पे एक लिक्विडिटी क्रंच था। पिताजी जब थे तो पैसा नहीं था, तो ईएमआई जा रही थी। बेसिकली आप लोन कब लेते हो? जब आपके आपके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा फंसा हुआ है। आपने लोन ले लिया, मैंने आपको बताया था। तो उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बेची होंगी, तो उनके पास पैसा आ गया अचानक से 6-7 लाख रुपए। और जो लोन था वो 4 लाख का था और बकाया था 2 लाख। तो 6 लाख इधर से आ गए और 2 लाख बकाया है, यानी 4 लाख का हम पे बफर है। ठीक है। अब वो बैंक वाले उनको फ़ोन करते हैं कि आपकी ईएमआई ड्यू है। ठीक है। तो बैंक ने उनको फ़ोन किया, भाई आपकी जो ईएमआई है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कभी कभी कोई कोई बैंक इसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलता है, लेकिन जो जो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटेड। इक्वेटेड का अर्थ है इक्वल इक्वल। 5 साल का लोन है, 12 महीने 12 महीने 12 12 12, 60 महीनों में कट जाएगा विद इंटरेस्ट। और वो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब उसके पिताजी ने 4 लाख का लोन लिया था और एज ऑन डेट जब उसके पिताजी एक्सपायर हुए तो 2 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। ठीक है। अब उसका कॉल आया मेरे पास लड़की का कि जब मैं कैसे हो, बात बात हुई। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो एक बड़े बैंक से लोन लिया है। एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वहाँ से लोन लिया। ठीक है। सो अब जैसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, आप गवर्नमेंट बैंक समझिए, गवर्नमेंट बैंक। तो कोई बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ से लोन लिया। अब वो कह रही है भाई वो मांग रहे हैं फोर क्लोजर चार्जेस। फोर क्लोजर चार्जेस यानी एफसी चार्जेस। फोर क्लोजर चार्जेस, फोर क्लोजर। ये जो फोर वर्ड है आपने कभी सुना होगा बी फोर, ये हमेशा ये है बी फोर। इंग्लिश हर भाषा का उपयोग प्रयोग बहुत ज़रूरी है। आप भारत में देखते हो, कोई किसी भाषा से लड़ रहा है, किसी भाषा के प्रति हमारा वो है, एक एनवियस भाव है, एक घृणा है हमारे मन में। ये नहीं होनी चाहिए। हर एक भाषा का एक अपना सम्मान होना चाहिए। तो इंग्लिश भाषा भी बहुत ज़बरदस्त है। हमारा कुछ ऐसा मन में नहीं हो जाए भाई इंग्लिश क्यों सीखे, हम तो हिंदी बोलेंगे, हम तो हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, कचरा है। ऐसा नहीं, किसी भाषा के प्रति ऐसा ही भावना नहीं होनी चाहिए। तो बिफोर, फोर मतलब पहले। इंग्लिश का भी एक लॉजिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलॉसफी, मैं बहुत फिलॉसफी पढ़ता हूँ, तो मैं वहाँ ये सब बहुत एनालाइज करता हूँ। ये कहीं मैंने एआई में, गूगल में नहीं देखा कि बिफोर, कि फोर आया है वहीं से है। मैं 100% श्योर हूँ, आप कहीं भी देख लेना। सो अब फोर क्लोजर यानी पहले, बिफोर। फोर क्लोजर चार्जेस, तो बेसिकली क्या चीज़ निकल के आती है? फोर क्लोजर का मतलब है क्लोजिंग और पेइंग फॉर द outstanding amount of the loan before its maturity। फोरक्लोजर का मतलब है क्लोजिंग ऑब्लिक पेइंग फॉर द लोन, पेइंग फॉर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द लोन बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ठीक है भाई। अब उसके पापा ने जो 4 लाख का लोन लिया था, मान लो वो 4 साल का था। अब 2 साल, 2 साल बीत गए, अब 2 साल रह गए रिमेनिंग। ठीक है। 2 साल रिमेनिंग, तो 1 साल का मान लो, 4 4 लाख का लोन था, 4 साल का। तो 1 साल का लोन जो है 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 1 लाख के हमें पेमेंट करनी थी। अब 2 साल, 2 साल की
जो आपकी रिमेनिंग लाइफ थी उसमें जो आपका लोन था आउटस्टैंडिंग वो था 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख में डिसाइड हो गया। अब क्या है, मैच्योरिटी का मतलब होता है किस एज पर जाके वो जो अमाउंट है वो खत्म हो जाएगा। आपने आपने सुना होगा बॉन्ड्स, आपने सुना होगा डिबेंचर, सबकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। बॉन्ड्स जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल। मैंने जितना पढ़ा आई थिंक डिबेंचर का मैक्सिमम 30 साल होता है। 30 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाते हैं, उनको रिडीम करना होता है। जिसने जिससे आपने पैसा उठाया है आपको उसको पे करना होगा 30 साल के अंदर अंदर। ये एक लॉ है कंपनीज एक्ट का, वो हम अलग से पढ़ेंगे इफ़ आई एम राइट। सो तो उसमें ये है कि मैच्योरिटी, अब उसका 2 साल उसके पिताजी का जो लोन था वो 2 साल बाद तक चलना था। लेकिन अब वो बोली जज में मुझे ने लोन अकाउंट बंद कराना, मैंने कोई इशू नहीं है। आप बैंक को 2 लाख पेमेंट कर दो, मतलब जो लाख बचा है वो पैसा दे दो और अपना अपना बकाया चुकाओ। और बैंक बोलेगा कि भाई अपना फोरक्लोजर चार्जेस दे, जो उसने मुझसे पूछा। अब बैंक मांगता क्यों है ये? क्योंकि जब ये सैंक्शन लेटर बनता है, सैंक्शन लेटर, सैंक्शन लेटर मैंने आपको बताया था एक तरह से प्रियम्बर है। जैसे हम भारत का संविधान है ना, आप कोई बैंक से लोन लेते हो तो एक एक तरह से आप संविधान का साइन कर रहे हो कि भाई मैं इस संविधान का पालन करूंगा। तो आपने साइन कर दिया। सैंक्शन लेटर के पीछे बहुत छोटा सा लिखा रहता है, कोई पढ़ता भी नहीं है, फोर क्लोजर चार्जेस, यानी 2%, ज़्यादातर यही होता है, 2% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब 2 लाख रुपए का जो बैलेंस था, मतलब 4 लाख का जो लोन था उसको मिला मिला के 2 लाख बच गया। अब 2 लाख ये मान लो पूरा टोटल अमाउंट, जो जिस दिन बैंक का कॉल आया उस दिन टोटल अमाउंट 2 लाख का। अब 2 लाख का 2% कितना होता है? 40 हज़ार। तो 40 हज़ार का आपको पेमेंट करनी होगी। इन 2 लाख तो आपको बकाया पे करना ही करना है। आपको 40 हज़ार का जो लोन है फोर क्लोजर चार्ज वो आपको बैंक को देना होगा, ठीक है। अब ये भी समझ गए। अब हम अगली बात करते हैं, ये भी आप समझ गए। अब जो मतलब बैंक ये मांगता क्यों है, इसका लॉजिक समझाओगे तो आप ये कभी नहीं भूलोगे कि इसका लॉजिक क्या है। तो अब हम समझेंगे। तो लॉजिक लॉजिक ऑफ फोर क्लोजर चार्जेस, मतलब हर चीज़ को एक लॉजिकली और लॉजिकल वे में समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो मान लो एक महीने का, 1 साल का आपने लोन लिया, मान लो 1,20,000 का आपने लोन लिया, 1,20,000 का आपने लोन लिया, ठीक है। अब उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो बैंक आपसे इंटरेस्ट इनकम रिकवर करेगा, तो 9% के ब्याज पर, हिंदी में बोलो, 9% के ब्याज पर आपको 1,20,000 का लोन प्रोवाइड कर दिए, 1 साल का शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब एस टी एल। तो पूरे साल का, सॉरी, यहाँ पे आप कर दो 10%, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 1,20,000 का 10% कितना हुआ? पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 12,000। 12,000, तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,32,000 टोटल अमाउंट। इसको समझो, इसको अच्छे से समझो, टोटल अमाउंट टू बी पेड, टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड। इतना लोन लिया, इतना बैंक ने ब्याज खाया, इतना अमाउंट आपको पे करना है, बस। इसमें और क्या है, यही सीखना था आपको। लेकिन अब समझिए, मान लो जो ईएमआई होती है, आपको पता ही है ईएमआई क्या होती है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या है? 12,000। 12,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो एक महीने का कितना होगा? 1,000 रुपये। 12,000 डिवाइड बाई 1,000 और 12,000 डिवाइड बाई 12 मंथ, एक महीने कितना आएगा? 1,000, सिंपल। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दैट इज लोन, प्रिंसिपल जो दिया दैट इज प्रिंसिपल। तो पूरे साल का 1,20,000 है, तो एक महीने कितना होगा? 10,000, सिंपल। 10,000, बहुत सिंपल है यार, लॉजिकली समझा करो हर चीज़ को। तो दिस इज कॉल्ड ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड, इक्वल। अब 11,000 को देखो, 11,000 का हमारे पास ईएमआई आ गई एक महीने की। इसको सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,32,000 आ गया, यानी हमारा लॉजिक सही। अब देखो, आपने 2 महीने तक तो आपने 22,000 रुपये दे दिए। 2 महीने की मान लो 11,000 11,000, 2 महीने तो 22,000 दे दिए। तीसरे महीने के पहले दिन आप बैंक में पहुंच गए, अरे भाई काम कर, आपने एक शेयर बेचा, मान लो अपने स्कूटी बेच दी, कुछ भी बेच दिया। आपके पास ये देखिए, आपको देने थे 1,32,000, 1,32,000, ठीक है। और आपने 22,000 दे दिए, यानी 1,10,000,
1,10,000 बैंक में बकाया था, मतलब ईएमआई जो अगले अगले 10 महीनों में जानी थी। 2 महीनों की आप दे चुके हो, अगले 10 महीने में 1,10,000 जाने थे। अच्छा, 1,10,000 जाने थे, तो हमारा इंटरेस्ट इनकम खा गया। तो बैंक यूजुअली जो फोरक्लोजर चार्जेस लगाते हैं वो अपने इंटरेस्ट इनकम के दुख उसमें दुख में लगाते हैं। अब देखो कैसे, आप ये 22,000 छोड़ो, आप ये देखो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ। 1 महीने का इंटरेस्ट 1,000, तो 2 महीने का कितना हुआ 2,000। अब जो इंटरेस्ट आपने बैंक का मार लिया 10 महीनों का, अगले 10 महीनों को मार लिया, इंटरेस्ट का नुकसान। अरे भाई, तुमने 2,000 का इंटरेस्ट तो बैंक को पे कर दिया, अब 10,000 का इंटरेस्ट जो अगले 10 महीने तक देना था, 10,000 का इंटरेस्ट देना था। प्रिंसिपल तो देखो अलग है, प्रिंसिपल तो देखो ये है कि बैंक ने आपको 2 लाख दे दिया, आप 2 लाख वापस कर रहे हो, तो उसमें बैंक का क्या फ़ायदा है? बैंक का क्या फ़ायदा है? मैंने आपको 10 रुपये निकाल के दिया, ले भाई, ये भाई अमन, ले 10 रुपये पकड़। अमन ने मुझे 10 रुपये लौटा दिए, उसमें क्या जा रहा है? उसमें बैंक का कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक का फ़ायदा होता है इंटरेस्ट में, ठीक है? आपको जानते हो बैंक खाते जो बैंक की जो इनकम है वो है ही इंटरेस्ट मोस्टली। तो बैंक का जो है 10,000 का आपने नुकसान कर दिया, ठीक है? तो बैंक क्या करता है भाई, एक सुन, बैंक क्या करता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। वो सोचने वाला था कि भाई अगर हमारे पास पूरे साल का 12,000 आएगा ना, तो इसमें से एक काम करेंगे, 2,000 का कैश असाइड करके 10,000 वाला कैश जो आएगा, मतलब बैंक बैंक में जो हमारा जो बैंक में पैसा आएगा, हमारे बैंक में जो पैसा क्रेडिट होगा, तो भाई हमारी 10,000 की इनकम हो जाएगी। 12,000 की इनकम है, 10,000 का एक काम करेंगे, अगले साल कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, या उससे अगले साल तक हम एक काम करेंगे, अगले साल इन्वेस्ट करेंगे, अगले 5 साल में हम उस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट खाएंगे। तो आया, दैट इज़ अ फंड मैनेजर सब अप्रोच। तो आपने तो बैंक की एक फ्यूचर की इनकम पे लात मार दी। आप लॉजिकली समझो, आपको बैंक को इंटरेस्ट देना था, बैंक सोच के बैठा यस अब मेरे को पैसा मिलेगा, लेकिन आपने 2,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये अपने बोला भाई अब तो मेरे पास पैसा आ गया, काम कर, तो अपना पूरा जो तेरा बकाया है 1,10,000 रुपये का टोटल ले पकड़ अपने जेब, ये अपने अपने जेब में पकड़ा। तो नहीं, सॉरी, 1,10,000 नहीं, 1,10,000 नहीं, आप ये देखिए 8,000, 1,10,000, 1,10,000 जो बच रहे थे, मैंने आपको बताया था 1,32 में से, 1,32,000 में से, कैलकुलेटर खराब हो गए, 1,32,000 में से आपने 22,000 रुपये दे दिए 2 महीने के, 11,000 11,000 की 2 ईएमआई भर दी, बचा कितना 1,10,000। लेकिन 1,10,000 छोड़ो, सिंपल सोचो, 1,20,000 का आपने 12,000 का लोन लिया था, उसमें से आपने 2 महीने का जो लोन, 2 महीने के आपने इंटरेस्ट चुका दिया, 10,000 का इंटरेस्ट का नुकसान हो गया बैंक का, ठीक है? सिंपल, 10,000 का नुकसान आपने कर दिया। भाई एक काम कर, हम 10,000 का सोचने वाले थे कि अगले हम कुछ साल में इसको आज इन्वेस्ट करेंगे, तो अगले साल हमारे पास पैसा आ जाएगा, आपने नुकसान कर दिया। तो एक काम कर, तेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो हमारा उस टाइम आउटस्टैंडिंग चल रहा हो, जैसे मेरे दोस्त के पिताजी का 2 लाख का आउटस्टैंडिंग था, तो उस पर सीधा 2% का चार्ज करके बैंक फोरक्लोजर चार्जेस ले लेता है। तो यही था फोरक्लोजर चार्जेस, इसमें ज़्यादा सीखने की आवश्यकता थी नहीं। आपका जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, आप बैंक से पूछो भाई बता, जल्दी बता मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, तो आज के दिन में मेरा आउटस्टैंडिंग जो चल रहा है उसमें बैंक लगाएगा 2% और आपसे पैसा ले लेगा, बात खत्म, ठीक है? तो दिस इज सिंपल लॉजिक है। ये तो आपको मैंने लॉजिक समझा दिया। अब ये फोरक्लोजर चार्जेस तो पकड़े हैं, तो जब आप सैंक्शन लेटर को साइन करते हो, सैंक्शन लेटर को साइन करोगे ना, आपके पिताजी ने लोन लिया, व्हीकल लोन लिया, ये लिया वो लिया, लोन लिया, सैंक्शन लेटर को आप जब साइन करोगे तो सबसे आगे नहीं होता, ये जानबूझ के बैंक चोरपंथियों की तरह ये पीछे डाल देते हैं, ये पीछे पीछे आपके लास्ट में, लास्ट पेज पे मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, चोरपंथी करके लास्ट में डालता है कि बोरो को पता ही नहीं लगे, बोरो धड़ाधड़ साइन करता है, ले भाई ले लें। लेकिन जब उसके बाद पैसे आते हैं तो बैंक बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको, वो बोलेंगे भाई जब तक तू फोरक्लोजर चार्जेस नहीं देगा हम तेरा अकाउंट बैंक में बंद ही नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपको, जैसे आप दूसरे बैंक में लोन लेने जाओ, मान लो ये बैंक में आपका लोन चल रहा है, अब इस बैंक से आपकी लड़ाई हो रही है, अभी आपने दूसरे बैंक में अप्लाई कर दिया, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने बोला भाई हमने देंगे, तो पहले फोरक्लोजर चार्जेस पे कर, हम तुझे तभी तेरा लोन वेव ऑफ करेंगे, तेरा मतलब लोन पूरा माफ करेंगे, तुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड एनडीसी।
नो ड्यूज सर्टिफिकेट। बैंक ये तब देता है जब आपको बैंक को 1 रुपये भी देना शेष नहीं रहता, मतलब अब आपका सारा बकाया ख़त्म। बैंक कहता है भैया अब इसका अकाउंट ख़त्म करो, इसका अकाउंट हटाओ बैंक से, क्योंकि इसने सारा पैसा दे दिया है। ठीक है, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक दे देता है। अब आपको एसबीआई ये इशू ही नहीं कर रहा, दूसरा बैंक के पास आप लोन नहीं लेने गए, वो बोलेगा भाई तेरा कोई लोन चल रहा है, बोलोगे हाँ यार एसबीआई यार मेरा एसबीआई में लोन चल रहा है। तो आप बोलोगे यार पर वो ना एनडीसी नहीं दे रहा, तो जो दूसरा बैंक है जिसके पास आप गए हो वो आपको लोन देना मना कर देगा। वो बोलेगा यार तो भाई देख तेरे को 60 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम तुझे लोन दे रहे हैं, लेकिन अगर 60 दिन में तू लोन नहीं लाया तो हम तुझ पर पेनल्टी लगा देंगे। तो उसकी उसकी चर्चा अलग से करेंगे कि क्या पेनल्टी होती है, क्या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अलग चीज़ है। तो आपको एसबीआई ने अगर एनडीसी दिया तो आप दूसरे बैंक में लोन ले भी नहीं पाओगे, आपका सिविल भी खराब होता है। आपका क्रेडिट रिपोर्टिंग जब होती है वो भी हम सीखेंगे, तो आपका सिविल खराब होता है। तो सिविल कैसे खराब होता है, 720 820 स्कोर आपने देखे होंगे, 900, तो वो भी हम चर्चा करेंगे और लोग से बहुत डेप्थ में चर्चा करेंगे उसकी। तो बेसिकली यही है आपका। और अब ये फोरक्लोजर चार्जेस मैं आपको अंत में बता देता हूँ कि फोरक्लोजर चार्जेस आते कैसे हैं। देखो, बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कई सारे डायरेक्टर होते हैं, उनकी पूरी सेटिंग होती है, एक तरह से पूरी सेटिंग होती है डायरेक्टर्स की, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो आपस में डिसाइड करते हैं कि ये होगा, बहुत क्वेश्चन आंसर चलते हैं, और अंत में आके एक SOP बनती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जो ऑडिटर्स होते हैं वो SOP फॉलो करते हैं, वो बोर्ड से नहीं बोलेंगे हाँ डायरेक्टर जी आपने क्या बोला था, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े आदमी को थोड़ा फ़ोन करेंगे। उन्होंने एक SOP बना दी, उस पर वो अपना साइन ऑफ दे देते हैं, साइन ऑफ कर दिया। इस तरह से बोर्ड हर एक डायरेक्टर साइन करता है, या फिर बैंक का एक डायरेक्टर होता है सबसे सुप्रीम, दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बैंक को चला रहा है, वो साइन कर देता है, बात खत्म। तो आपकी SOP बन के आ गई है, आपकी एक पॉलिसी बन गई, उस पर BOD ने साइन कर दिया। मान लो BOD ने साइन कर दिए, BOD ने साइन कर दिए, तो उसके अंदर बहुत सारे चार्ज होते हैं, पेनल्टी कितनी लगेगी बोरोवर पे, फोरक्लोजर चार्जेस क्या होगा, सैंक्शन लेटर कैसा होगा, KYC को लेके क्या गाइडलाइन होगी, तो अलग अलग तरह की एक SOP बनती है, उसके अंदर ये चीज़ें भी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये लॉजिक मैंने समझा दिया आपको कि क्यों बैंक आपके पास ये फोरक्लोजर चार्जेस लगाते हैं, क्योंकि आपने उनकी इंटरेस्ट इनकम खा ली, आपने उनके पेट पे लात मार दी, तो इस तरह से वो आपके पेट में लात मारेंगे। तो दैट इज फोरक्लोजर चार्जेस। अब अंत में आके जो ऑडिट में पकड़ा जाता है, ऑडिट में हम लोग क्या पकड़ते हैं सबसे पहले, क्या बोरोवर बोरोवर की इंटेंशन ठीक थी। हो सकता है उसके बाद पैसा ना आया हो, उसको दूसरे बैंक ने भड़काया हो, भाई तुझे तो ये वाला बैंक 9% दे रहा है, हम तुझे 8.5 देंगे, तो एक काम कर तेरा आधा पैसा हम दे देंगे, तुम्हारे पास आता है, दैट्स कॉल्ड टेक ओवर। तो वो भी हम समझेंगे। दूसरा बैंक तेरे लोन को जो करंट बैंक है, अब जो तेरा न्यू बैंक आएगा, वो न्यू बैंक तुझे इन्फ्लुएंस करेगा कि तेरा जो अभी करंट बैंक है, जैसे तेरा लोन चल रहा है, हम उसको पैसा भेज देंगे और तेरा लोन वेव ऑफ करवा देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर ऑफ लोन। आपका लोन ले गया कोई, आपका लोन यहाँ से उठा के कहीं और बैंक में फेंक दिया, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर। तो ऑडिट में देखा जाता है कि बोरोवर की इंटेंशन थी भी लोन बंद कराने की, या किसी बैंक ने उसको इन्फ्लुएंस किया। और देखते हैं कि बोरोवर MSME है या और आपको एक और बता दूँ, RBI की गाइडलाइन है कि होम लोन होगा, आपको पता है आपके पिताजी ने होम लोन लिया होगा, भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और कई सालों तक 2-2 सालों तक लोन चलता रहता है होम लोन का, और एक तरह से बोरोवर मर जाता है यार, एक मंथली इंस्टॉलमेंट देते देते हर महीने। जिसने मान लो 1 करोड़ का गुड़गांव में फ्लैट ले लिया, मंथली उसकी जो EMI जा रही है 55,000 40,000 इस तरह जा रही है, सैलरी उसकी 80,000 है। तो मोस्टली जो बोरोवर होते हैं उन्हें बहुत बहुत दुख होता है उनको EMI देते देते। तो ये डिसाइड हुआ था RBI की डायरेक्शन में, RBI का एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर ऑन फोरक्लोजर चार्जेस। उसने बोला कि भाई जो होम लोन के अकाउंट है, जो होम लोन बोरोवर ले रहे हैं, उस पर भाई प्लीज़ FC मत लो, या फिर जो MSME बोरोवर है, MSME
एमएसएमई मैंने वो बताया था 2-3 वीडियो पहले। एमएसएमई मतलब लघु उद्योग, छोटे-छोटे बोरोवर हैं यार, 1 करोड़ का लोन ले लिया, 50 लाख का लोन लिया, उनसे तुम कह रहे हो भाई फोरक्लोजर चार्जेस। एक तो वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए आपसे लोन ले रहा है, छोटा-मोटा बिज़नेस उसका चल रहा है, उसके बाद पैसे आए, उसने तुरंत आपको तुरंत एकदम पेमेंट कर दिया, आपका भला कर रहा है कि भाई ठीक है, तेरे इंटरेस्ट का नुकसान हुआ हम जानते हैं, बट यार छोटे बोरोवर से फोरक्लोजर चार्जेस लेना ठीक बात नहीं है। तो आरबीआई ने बोला कि भाई एमएसएमई पे फोरक्लोजर चार्जेस मत लो। आरबीआई ने अब एक रिसेंट गाइडलाइन निकाली है जो 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। अभी बस ये उन्होंने गाइडलाइन निकाली है कि जो इंडिविजुअल बोरोवर होंगे, इंडिविजुअल बोरोवर यानी किराना स्टोर वगैरह सोल प्रोप्राइटर जिनको कहते हैं, छड़े, छड़ा बोलते हैं ना, अकेला बंदा। तो इंडिविजुअल बोरोवर जो है उन पे भी ये फोरक्लोजर चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। मज़े आ गए, मज़े आ गए भाई। तो यही है, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम और वीडियो डालते जाएंगे हमारी क्वालिटी और इन्हांस होती जाएगी। आप देखोगे कि हम इतने ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं ना किसी वीडियो के, जो कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखेगी नहीं। आप इन चीज़ों को एआई से पूछोगे, एआई आपको गलत बताएगा, इसलिए एआई पे भरोसा ना करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, चैट जीपीटी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको बैंक बोलेगा भाई फोरक्लोजर चार्जेस दे, और आप चैट जीपीटी लिख रहे हो कि मेरा आउटस्टैंडिंग इतना है, कृपया मुझे बताएं कि मैं एफसी दूँ कि नहीं, वो तो बोलेगा मैं मत दे। उसको थोड़ा पता है आपने सैंक्शन लेटर में क्या साइन किया है। तो आप एआई पर रिलाई ना करें, किसी एक्सपर्ट बैंकर, सीए या एडवोकेट कोई सीनियर हो उनसे हेल्प लीजिए। आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, अगर मेरी एक्सपर्टीज़ होगी तो मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आपको जैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट फिर बोलता हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कमेंट में डालिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं हो सकता है आगे एक और वीडियो इसके ऊपर लाऊँ, पार्ट 2। वैसे तो पूरा हो चुका है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में हम दोबारा सीसी पे कूदेंगे। सीसी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो क्लोजर चार्जेस। हो सकता है अगला वीडियो कमिटमेंट चार्जेस पे आ जाए, वो भी एक बहुत तगड़ा टॉपिक है। ये सब जो आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, ये आपके इंटरव्यूज़ में काम आएंगे, और गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एक बोरो का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो फोरक्लोजर चार्जेस लगेगा नहीं लगेगा, ब्रैकेट में देंगे इट इज़ अ इंडिविजुअल बोरोवर, तो फंस जाओगे, तो क्या जवाब दोगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।